स्टूडेंट्स अभी आप एक वीडियो देखेंगे विवेक पांडे का। उन्होंने टेस्ट नंबर 1 जो हमने 15 नवंबर को अपलोड किया था उसके क्वेश्चन नंबर 157 टू 180 जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया है और इसको उन्होंने 30 मिनट में सॉल्व किया है। अब मोटा मोटा आपको एक बार वापस मैथ्स मैं बता देता हूं। आपका जो बायो का पेपर है आप पहले अटेम्प्ट करेंगे 90 क्वेश्चंस या अटेम्प्ट करेंगे 45 मिनट्स में, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री आप अटेम्प्ट करेंगे 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स में और फिजिक्स आप अटेम्प्ट करेंगे 45 क्वेश्चन करीब 70 मिनट्स में और बीच में इसमें OMR भरने का टाइम और एंड में जो 5 मिनट बने उनसे रिवाइज कर लेंगे। तो उसके हिसाब से हमने विवेक सर को रिक्वेस्ट किया कि 24 क्वेश्चन, है ना, 24 क्वेश्चन आप जैसे बच्चे सॉल्व करेंगे वैसे आप सॉल्व करके दिखाइए। मार्जिन के अंदर ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं है और उसे 30 मिनट में सॉल्व करके दिखाइए। तो आप इस वीडियो को देखिए जो मेरे इस वीडियो के बाद चालू हो रहा है और मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए कि क्या ऐसे वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको आपको रेगुलरली प्रोवाइड करें। तो थोड़ा इसके ऊपर फीडबैक दीजिए कि इससे आपको फ़ायदा होगा। जो टेस्ट पेपर है उसका PDF, ठीक है, उसका लिंक टेलीग्राम पे और पेपर का PDF भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए बच्चों, चलो बच्चों, ये आपका फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स के पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैं 157 से कर रहा हूँ और लगभग ये 157 से 180 तक 24 क्वेश्चंस हैं। और मेरी ये रहेगी कोशिश कि मैं इन 24 क्वेश्चंस को 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर लगभग कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि टोटल आपको फिजिक्स के अंदर 60 मिनट यानी लगभग 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। और दूसरा ये कि जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा फिजिक्स का पेपर आप लास्ट में अटैम्प्ट करें। तो अभी तक मैं बोर्ड के ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाता था, आज मैं एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरह इस पेपर को खुद सॉल्व करूँगा। वैसे तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरे पढ़ाए हुए हैं, लेकिन जो पेपर मुझे मिला है ये थोड़ा वैल्यूज़ वगैरह बदल के मिला है। तो कोशिश यही है कि बिल्कुल मुझे एक स्टूडेंट वाला इन्वायरमेंट दिया जाए जिस पे मैं देखता हूँ एग्जैक्टली खुद सॉल्व करके कि बच्चों को क्या दिक्कत आती है और उस दिक्कतों को किस तरह से मैं कम से कम टाइम में ओवरकम कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है अभी 5:05। चलिए, तो मेरे पास टाइम है 5:35-40 मिनट तक का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 157 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ y एक्सेस वेयर i j आर यूनिट वेक्टर्स। तो ये तो सिंपल है, सिंपल हो जाएगा। ये i j थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ y x, ठीक है ना। मेक्स विथ y एक्सिस, तो ध्यान रहे यहाँ पे हमको y एक्सिस के साथ एंगल लिखना है। तो यहाँ पे मैं x/y लिखूंगा। x कंपोनेंट हो गया मेरा 2/3, थर्ड ऑप्शन। इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर द कार ट्रेवल्स 75 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 20 किलोमीटर ईस्ट। 75 नॉर्थ हो गया तो 75 हो गया J कैप, और नॉर्थ वेस्ट तो 60 नॉर्थ मतलब J कैप, वेस्ट यानी -i। यूनिट वेक्टर बनाना है तो /√2 एंड देन 20 किलोमीटर्स ईस्ट तो +20i कैप। इन सबको जोड़ दूंगा तो J के पास आ गया मेरे 75 और √2 से हो जाएगा ये 30√2, तो 75 + 30√2 और i कैप में आ गया मेरे पास 30√2। 20 - 30√2, √2 की वैल्यू 1/√2 की वैल्यू 0.7 है। √2 की वैल्यू मुझे पता ही होती है 1.4। तो ये
और इसको स्क्वायर करके ऐड करना। अरे बहुत कैलकुलेशन है इसमें, इसको बाद में करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 159। देखो बच्चों, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही थी, मैंने इतना निकाल के अब मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसको कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें अगले मेरे 2 मिनट लग जाने। तो पहले बाकी करते हैं, टाइम बचेगा तो इसको करेंगे। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ रहा है। तो पहले वाले में नहीं आएगा, दूसरे वाले में भी नहीं आएगा, तीसरे वाले में नहीं आएगा, चौथे वाले में देखूँ 3 × 1 + 2 × 1 माइनस, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 160। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही है। तो ये चारों ऑप्शन अपने आप में एक, तो मुझे एक एक करके चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना देख लेते हैं। तो ए वेक्टर आ जाएगा 4i कैप + 6j कैप क्रॉस विथ 2i कैप + 3i कैप 3j कैप। तो 2 कॉमन, अरे ये दोनों तो सेम वेक्टर आ गए, बहुत बढ़िया, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि अब मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा तो ये 2 बचेगा, ये 3। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन्स विच कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। अच्छा, तो 3 अगर मैं कर दूँ, 2 तो एक लाइन में हो जाते हैं, 3 अगर मैं कर दूँ तो एक प्लेन में हो जाते हैं तीनों, तो चौथा एक 4 चाहिए ताकि तीनों अलग प्लेन में हो कम से कम 4। अरे ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सीधा लिख देंगे 90। इसको ओपन कर देंगे, a² + b² माइनस 2ab, और इधर प्लस 2ab, a² b² कैंसिल, 4ab = 0, cos 0 तब होता है जब थीटा 90। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163। तो इसमें ये भी सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली में। ये 3 साइड ऑफ वेक्टर हैं, वेक्टर उसमें आप जानते हैं कि दिस इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b गिव्स यू वेक्टर रिजल्टेंट a + b। तो हमें इन तीनों की साइड दे रखी है मैग्नीट्यूड। तो ट्रायंगल का ये रूल होता है कि कोई सी भी तीसरी साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है, कोई भी तीसरी साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होती है। सेकंड हो गया, ठीक है। ये तो पहला तो गलत ही हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो मैं चेक करूंगा कि और कोई तो सही नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरा सही मिल गया तो मैं ऑल ऑफ द अबव लगा दूंगा। तो मुझे दिख गया कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों में सिर्फ इस साइन का फ़र्क है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 164 में, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड दैट ऑफ बी, यानी कि हमको एक तीसरा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर। तो ये लो भाई बी का मॉड, और डायरेक्शन किसकी जैसी होगी, ए के, यानी बी × ए कैप, ये वेक्टर लिखना है। बी का मॉड लिख दूंगा तो ये 3 और 4 है, इसका तो 5 हो जाता है, और ए कैप लिख दूंगा i - j/√2, मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो गया, ये तो 5/√2 i - j। ठीक ठीक। वैसे भी ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, और क्योंकि ये i + j ए के लॉन्ग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रेज i, अच्छा आई कैप इंसिडेंट रे होगी, यूनिट वेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रेज r एंड n अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री। ठीक है, i दे दिया और नॉर्मल टू द बाउंड्री n दे दिया, सबके सब यूनिट वेक्टर है, और दे रखा है आपको रिफ्रैक्टेड रे, ये रे रिफ्रैक्टेड हो गई, ये r हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देन स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ होता है n1 sin i1 n1 sin i1 = n2 sin i2। तो sin i वेक्टर के टर्म्स में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो i जब मैं लिखूंगा एंगल i, तो वो i और n का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो देखो i क्रॉस n आ रहा है क्या, हाँ। तो यहाँ पे n1 मीडियम कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑफ द मीडियम,
ऊपर 1 है, तो मुझे पता है कि ऊपर 1 है और नीचे है म्यू, तो मैं सीधा सीधा रिलेट कर सकता हूँ इसको। साइन आई हो जाएगा मेरा आई क्रॉस एन, ए क्रॉस बी, और साइन आर हो जाएगा मेरा आर क्रॉस एन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस एन आर क्रॉस एन, इसमें और तो कहीं है ही नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, यही हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 अगर मैं देखूं, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर एन, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग इसका वेक्टर n+1 है और y कोऑर्डिनेट के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख पाऊंगा। ठीक है, वो तो लिख दिया मैंने। अब क्या किया, इफ़ द सिस्टम इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू भी नहीं की मैंने, देन द कंपोनेंट्स चेंज टू n and 3। तो रोटेशन करने से मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है। आप किसी भी एक्सिस के और देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड था a² + b² यानी 1² प्लस n+1 का स्क्वायर इक्वल टू, बाद में मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका n और 3, तो n² + 3²। ओके, ये तो इजी है, तो कोई नहीं, ये हो गया 1 + n² + 2n + 1 इज इक्वल टू n² + 3 का स्क्वायर 9, n² से n² कैंसिल, और ये चला गया, ये 1 और 2 7/2 3.5। ठीक, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में। तो रिजल्टेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 167 है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स हुज डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर हैं 1, 2 एंड 3 यूनिट्स, तो इनके मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इनकी दे रखी है, आर दोज ऑफ इनकी डायरेक्शन वो हैं जो कि साइड ऑफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है। अच्छा, यानी सब एक दूसरे से 60-60 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। तो ये मेरा हो गया 1 वेक्टर ए जिसकी लेंथ 1 है, वेक्टर बी, तो बी की लेंथ डबल है, तो वो होगा ये हो गया। अब ये बी वेक्टर हो गया, तो टोटल डबल कर दी मैंने, ये 1 और 1, और वेक्टर सी की ट्रिपल है। ओके, ये हो गया मेरा वेक्टर सी, ये हो गया मेरा वेक्टर सी। इसको मैं थोड़ा ऐसे करके बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेक्टर 1 और ये यहाँ तक की 2 और यहाँ तक 3, मतलब टोटल 3 लेंथ हो गई, और बी वेक्टर की है। तो देखो बच्चों ध्यान से, अब अगर आप इन तीनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है और पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स, यानी इन तीनों वेक्टर्स का सम निकालना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वेक्टर ए का ये कंपोनेंट, वेक्टर बी का ये, और वेक्टर सी का ये 1/3 पार्ट, ये तीनों तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट बन जाएंगे। तो इन तीनों का वेक्टर अगर इक्विलेटरल का ट्रायंगल का पार्ट बन गए तो इन तीनों का सम तो 0 आ जाएगा। तो बाद में बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब मुझे इनका वेक्टर सम निकालना है। वेक्टर सम निकालना है, ऑप्शन में एंगल दे रखे हैं, ऑप्शन में एंगल पूछा है, यानी मुझे रिजल्टेंट एंगल निकालना। चलो देखते हैं। तो मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ यहीं पे ही, यानी ये सी का ये वाला पार्ट, बी का आधा पार्ट और ये पूरा का पूरा, ये तीनों चले गए तो बचा सिर्फ इतना। तो ये इसकी लेंथ कितनी बची, बी का बी हाफ लेंथ बची, और सी को भी अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे जोड़ दूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 1 और ये 1, एंगल तो मुझे पता ही है 60 या 120 हो जाएगा ये। तो इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है, वो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या गिवन है, ये रिजल्टेंट में निकालूंगा। तो ऑप्शन किसके साथ एंगल पूछा है, एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है, एंगल विथ फर्स्ट वेक्टर, ये मेरा, इसके साथ ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसका एंगल ढूंढना है। तो बच्चों ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 120 डिग्री तो ये सी वेक्टर का ही एंगल था ए के साथ।
और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस सी वेक्टर प्लस ये थीटा एंगल होगा, यानी 120 से जो एंगल आना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो मैं 150 टिक कर देता हूँ। तो ऑप्शन में एग्जाम में जरूरी नहीं मैं पूरा कैलकुलेट करूँ, अगर एग्जाम में अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो उससे तो ठीक है, आपको लग रहा है वो लेंदी हो रहा है तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो मैंने अभी यहाँ पे 10 मिनट स्पेंड किए और लगभग मेरे 9 से 100, हाँ लगभग 10 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। लगभग 1 मिनट मैंने हर क्वेश्चन में लगाया, एक क्वेश्चन मैंने कैलकुलेशन कार्ड देखो यहाँ पे छोड़ के रख रखा है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसमें कभी कभी ना आपको डिसीजन लेने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन भले ही पूरा सॉल्व हो रहा हो लेकिन अगर टाइम कैलकुलेशन में लग रहा है तो उस टाइम ठहर जाओ, आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या सरप्राइजेज हैं इस पेपर में। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये वाला मैं यहाँ मोड़ के रख दूंगा, ये मुझे करना बाद में टाइम मिला तो, नहीं तो छोड़ दूंगा। चलो अब अगला पेपर आया हमारा 166 के बाद 167 के बाद किधर गया, ये आ गया मिल गया। ठीक है चलिए 168 2 point masses 1 and 2 move with uniform velocities v1 and v2, यूनिफॉर्म यानी डिस्प्लेसमेंट में स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम वी टी लिख दूंगा, बट एरो लगा रखा डायरेक्शन भी, देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियली दे ये। अच्छा ये वेक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस वैसे मैंने आपको कराया हुआ है वीडियोस में। ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ये कुछ इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और ये यहाँ से इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई v2, तो ये दोनों आगे जाके किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। तो मीट करने के लिए कंडीशन यही हो जाएगा कि v1 इंटू टी, ये v2 इंटू टी सेम टाइम में सेम पोजीशन होना ज़रूरी है। तो आप ऐड कर दोगे सीधा तो आ जाता है यहाँ से r1 प्लस दिस v1t इज इक्वल टू r2 प्लस दिस प्लस v2t। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स इक्वल r1 r2 को एक तरफ ले जाओ, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v1 को उधर ले जाओ, v2 माइनस v1 इंटू टी। तो t इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो दो अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनकी डायरेक्शंस भी इक्वल होंगे, उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। r1 माइनस r2 लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में v2 माइनस v1 है, तो देख लो ये एक्चुअली में डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। तो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2, पहले ही ऑप्शन है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वैसे तो पहली बार जो करेगा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो आगे बढ़ जाए, ये r1 r2 को 0 मान ले या किसी एक को ओरिजिन मान ले, कर सकता है उससे। चलिए देखते हैं 169। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली सो एज टू रीच मैक्सिमम हाइट इन t सेकेंड्स। ठीक है, तो हो गया h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। इस क्वेश्चन को मैं h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, द टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ फ्रिक्शन टू रीच अ पॉइंट एट अ हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, ओके, व्हाइल रिटर्निंग। अच्छा, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम t लगा और h/2 तक जाने में जो उसको टाइम लगेगा, तो आपको पता है ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये जाते टाइम जो मिलेगी यहाँ पे t1 पे मिलेगी, और उसने t1 पे नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि द टोटल टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिएक्शन यानी t इक्वल टू 0 से ये लौटते टाइम, ये वाला t2 टाइम पूछा है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं वैसे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई इतना टाइम तो t है ना, ये t टाइम हो गया h हाइट के लिए, तो मैं ऊपर से यहाँ तक का टाइम भी लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h/2, तो हाफ g इंटू t0 का स्क्वायर, t0 मान लो, तो ये इसको रिलेट कर दूंगा यहाँ से, तो हाफ g इंटू t0 का स्क्वायर इक्वल टू
h/2 t के टर्म्स में लिखना है, तो GT²/4, ठीक है ना, ये g से g उड़ गया, ये 2, तो t/√2, टाइम लगा t प्लस t/√2, t प्लस t/√2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A body is dropped from top of tower, covers 7x distance in last second of its journey, where x is the distance covered in first second. हो गया क्वेश्चन, इसमें तो क्या ही है, लास्ट सेकंड में। तो ड्रॉप लिखा है तो इनिशियल स्पीड 0, तो u प्लस AT वाला नहीं, nth सेकंड वाला लगा देंगे, तो 7x इज इक्वल टू u तो 0 है प्लस a/2 हो जाएगा 5 क्योंकि g 10 है, और 2n-1, और x इक्वल टू आप लिख दोगे 0 + 5 इंटू फर्स्ट सेकंड की बात हो रही है, तो n इक्वल टू 1, 2-1 डिवाइड कर दो। आप देखेंगे 7 इज इक्वल टू 2n-1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 सेकेंड। हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड? 4 सेकेंड होना चाहिए इसका। चलिए आगे करते हैं। On a stone is dropped from a certain height which can reach ground in 5 seconds, तो इसकी हाइट लिख सकता हूँ मैं हाफ GT², हाफ G 5 हो गया, T कितना है 5, 25, यानी हाइट हो गई 125 मीटर की हाइट से छोड़ दिया। 3 सेकंड के बाद इसको क्या किया, स्टॉप्ड, यानी 3 सेकंड में कितना चल जाएगा, 5 × 3 का स्क्वायर, तो ये तो 125 आ गया था, और ये कितना आ गया था 9:45, यानी 45 मीटर नीचे आने के बाद तुमने फिर से रोक दिया, तो कितना बच गया 0, और ये हो गया 80। देन टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो फिर से कर दो इसको इक्वल टू हाफ GT², क्योंकि फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, तो 5 × T² इक्वल टू 80, 5 से घट गया 16, 4 आंसर है इसका, 4 तो आंसर ही नहीं इसमें दे रखा। T इक्वल टू 4, 1 मिनट गया। द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम हाइट 5 सेकंड यानी 125 मीटर, 3 सेकंड बाद रोक दिया, यानी 45 मीटर चल के रुक गया, अभी 80 बची है। द टोटल टाइम टेकन स्टोन टू रीच द टोटल टाइम है, ओके, तो 4 तो वहाँ बीच से लगा, ऊपर से आने में तो 3 लग गया, तो 7 सेकंड, ठीक। अब बच्चों इस टाइप में कभी कभी इसलिए मिस्टेक हो जाती है, वो तो किस्मत से इसमें ऑप्शन 4 नहीं था, नहीं तो ये मिस्टेक हो सकती थी, ये मैं 4 ही पुट कर देता, तो उस टाइम आपको आंखें खुली रखनी है। चलिए इसको करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ s विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन मूव्स यूनिफॉर्मली विथ 2s एंड देन फाइनल कम्स टू, ये तो मल्टीपल एक्सेलरेशन वाली बात आ गई, इसमें तो अपने को VT ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। तो VT ग्राफ में मैं सबसे बेस्ट तरीका में रहता है मल्टीपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो और बस बनाते जाओ। तो क्या बोल रहा है कि ट्रेवल से डिस्टेंस, टाइम नहीं दे रखा होगा, तो शुरू में एक्सेलरेट कर रहा है, अज्यूम कर लेते मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, ये वाला एरिया, ये टाइम t1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो एरिया हम बाद में लिख देंगे क्योंकि ये यहाँ का एरिया हो गया s, ऐसे या 2s ऐसे। देन उसके बाद v0 से चल रहा है ये अगले t2 टाइम के लिए, ये हो गया t2 टाइम, तो ये वाला एरिया मेरा हो जाएगा कितना दे रखा है 2s है ना, एंड देन स्टॉप्स फाइनली, तो ये हो गया फाइनली इट स्टॉप्स, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया इसका हो जाएगा 5s। हो कैलकुलेशन इसमें भी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दूंगा मैं, तो रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, अच्छा फिर तो कट ही गया, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टोटल टाइम, और अपॉन v0, ये करना है मुझे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल s + 2s + 5s 8s अपॉन टाइम t1 + t2 + t3 इंटू ये हो जाएगा v0। अब t1 t2 t3 में अलग अलग करके लिखूंगा, तो काफ़ी बड़ा, इसको बाद में करेंगे।
ये ग्राफ वाले निपटा देते हैं पहले जो आसान है। कितना टाइम हो गया देखो, इसमें मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए इसी को लिखने में ही। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर। बस पूछा क्या है, ये तो सीधे ही बताऊँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप हो जाएगी, वेलोसिटी स्लोप कांस्टेंट है, किस में कांस्टेंट स्लोप है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये कांस्टेंट स्लोप है, इसमें भी है, फिर जीरो होना चाहिए, इसमें भी है, और वो नेगेटिव स्लोप है, ख़त्म। भाई सारे क्वेश्चंस का जब इक्वल वेटेज है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती अपना दिमाग की एनर्जी, तो मेरी दिमाग की भी लिमिटेड है, तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन ग्राफ वाले ना पहले ही करना पसंद करता हूँ क्योंकि दिख भी रहे हो रहे हैं तुरंत। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया आपको, और क्या पूछा है, क्या वो एक्सलेशन पूछ ले काश, वाह हो जाएगा। स्लोप कहाँ का पूछा है, 9 सेकंड का, यानी ये 8 और 9 यहाँ पे कहीं है, ये इसका ये स्लोप पूछा है, वीटी ग्राफ में ये स्लोप तो हो गया, ये पॉइंट हो गया 15, ये हो गया 10, तो 15 में से 10 घटाऊंगा और नीचे वाली जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 2, तो ये आ गया 2.5। हाँ माइनस तो आया नहीं क्योंकि नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए मेरे 174 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बचे। टाइम मेरे पास बहुत कम बचा है, 5:25 हो गए, 10 मिनट बचे हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, it passes through a certain point above ground after time t1, the time after which the body passes through the same point during the return journey। ओके। तो ये ऊपर थ्रो किया विद स्पीड u और ऐसे करके ये लौट के आ रहा है ना, और पासेस थ्रू कोई पॉइंट है बीच में, तो ये जब गया था तो t1 लगा, और जब ये सेम पॉइंट से लौट के आ रहा है तो इसका टाइम है t2। अच्छा, तो द टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये पूरा t2 कर दूं और ये t1 यहाँ तक का है तो यहाँ तक का भी t1 ही हुआ, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u/g। ठीक है ना, तो मेरा जो t1 हो गया वो कितना हो गया, 2u/g माइनस t2 जो हो गया माइनस t1 होगा। ठीक है, तो 2u/g माइनस t1, बट यहाँ तो 2 कॉमन ले रखा है यानी 2t1। अच्छा, उसने ये रिमेनिंग टाइम पूछा होगा, ये वाला टाइम पूछा है, 1 मिनट, द टाइम आफ्टर विच। ओके। तो यानी मुझे एक्चुअली में t2 माइनस t1 लिखना है, तो वो हो जाएगा 2u/g माइनस 2t1। ठीक, चलो लेंदी है थोड़ा सा ये। 176। A train moving at a constant speed v, when the driver observes another train in front of him on the same track moving in the same direction with constant speed v, यानी ये ड्राइवर जा रहा है, इसकी v बड़ी होगी, इसके सामने कोई ट्रेन है वो भी v से स्मॉल v से जा रही है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। ठीक है, x तो कितना रिटार्डेशन मिनिमम होना चाहिए सो एज टू अवॉइड कोलिजन। ओके, तो इसके लिए तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए t1 और t2, तो एक के फ्रेम में मैं बैठ जाता हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू t2, ये t2 तो रेस्ट पे आ गया, और जो इसकी स्पीड हो गई t1 की वो इस डायरेक्शन में हो गई v माइनस v। तो आपको इस ट्रेन को रोकना है, t2 के रिस्पेक्ट में t1 को रोकना है x पहुंचने से पहले। तो मैं लगा देता हूँ फाइनल इनिशियल स्पीड ये हो गई, फाइनल 0 होनी चाहिए, तो मिनिमम रिटार्डेशन शुड बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज v माइनस स्मॉल v का स्क्वायर माइनस 2ax, ये रुक जाना चाहिए। तो a आ जाएगा v माइनस v का होल स्क्वायर बाय 2x। ओके, चेक कर लो एक बार, हाँ ये 2x आएगा नीचे, 2x। ठीक, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ये जीप वाला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पुलिस है, पुलिस की स्पीड दे दी होगी v, नहीं जीप की स्पीड, भाग रहा है, पीछे ये डिकॉइट है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये तो हमने कर ही रखा है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे करूँगा इसको मैं। तो ये जीप है, भाई पुलिस वाला तो अपनी फुल स्पीड से भागेगा ना v से,
ये जो चोर है वो अब स्टार्ट करेगा इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो चोर के रिस्पेक्ट में अगर मैं पुलिस को देखूं तो चोर तो आ गया रेस्ट पे और पुलिस की स्पीड v है और पीछे की तरफ रिटार्डेशन a है। तो अगर चोर तक पहुंचने से पहले ही अगर ये v 0 हो जाए तो ये चोर बच जाएगा। तो वही वाली कहानी आ गई, v स्क्वायर बाय 2a, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a। सब दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या बोल क्या रहा है यहाँ पे, when he is at constant in a jeep he accelerates from rest to constant with the following region if the police is able to catch। तो पुलिस को पकड़ तो it should be less than, भाई पुलिस की स्पीड बड़ी होनी चाहिए। तो आ जाएगा यहाँ से v स्क्वायर शुड बी लेस देन 2ax। तो ये कभी कभी अगर लैंग्वेज में अगर उल्टा पुल्टा लिख दें तो सही का सही आंसर अपना आता वो भी गलत हो जाता है। तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5 मिनट बचे मेरे पास। तो ये अ कार possesses एवरेज वेलोसिटीज ऑफ 5, 10 एंड 15 इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स, यानी टाइम इंटरवल 1 है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 3? अरे ये तो बहुत आसान है, 5 गुणे 1 प्लस 10 गुणे 1 15। ये तो फोकट का क्वेश्चन। बताओ अगर ये छूट जाता मेरा, पिछले वाले वो जो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस थे तो वो भी गलत होते और ये आसान क्वेश्चन लग छूटा, डबल नुकसान। तो बहुत अच्छा डिसीजन होता है अगर हम लेंदी कैलकुलेशन को छोड़ दें, पहले निपटाओ, आगे बढ़ जाओ, लास्ट तक पहुंच जाओ, फिर वापस जाओ। तो 5, 15, 15 और 15 30 मीटर हो गया। ये देखो फोकट, ये भी 4 नंबर देता और यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था वो बेकार था, ये जो मैं छोड़ के आया हूँ ये भी मुझे 4 ही नंबर देता और ये प्रोबेबिलिटी थी कि ये मैं गलत ही करके आता या कोई भी उस 40 सेकंड में। तो ज्ञान बंद करूँ, मेरा भी टाइम जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 179 तो पूछ रहा है द पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ u फ्रॉम पॉइंट a व्हेन इट रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, वापस आ गई। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 होती है, मुझे पता है, डिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। ओके, तो u से थ्रो किया ना तुमने तो ये जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी u स्क्वायर बाय 2g। तो u स्क्वायर बाय 2g जाना, u स्क्वायर बाय 2g, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2u स्क्वायर बाय 2g और टोटल टाइम जो इसको लगा 2u बाई जी होता है यहाँ से। तो g से g कट गया, ये 2 पहले उड़ गए थे, ये u बाई 2। एवरेज स्पीड इज u बाई 2, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती। ठीक, ये देख लो जल्दी से, 1 मिनट बचा है मेरे पास। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन v एज दिस, देन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ओ हो, एवरेज स्पीड भी पूछा है। तो बच्चों इस फंक्शन का एवरेज लिखने के लिए आपको पहले डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन पहले लिख लेता हूँ, काश ये सही हो जाए तो मेरा ये तुरंत सही हो जाएगा। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 4 माइनस 2t और t इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन, यानी ये तो गलत है आंसर, यानी ये तो हो नहीं सकता। एवरेज वेलोसिटी लिखनी है मुझे, तो मुझे कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, कोई नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3, लिमिट पुट कर दूंगा फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स, 0 से 5, 0 से 5 माइनस 0। तो यहाँ पुट करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा गंदा कैलकुलेशन हो गई। 2 इंटू 25 माइनस टी क्यूब बाई 3, 125 बाय 3 बाय 5। तो ये 5 से बचा ये 5 और ये बच गया 25। तो 5 बाय 3, गजब हो गया भाई।